कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई तो बांझपन करके उसको सोशल आउटकास्ट करके लोग डिफरेंट तरह से ट्रीट करते थे और लेके नहीं आते। लड़कियां जो है बड़ी जल्दी हो जा रही हैं। आप तो ये सब चीज़ें देखते होंगे, तो क्या ऐसा हो रहा है आज की डेट में कि अभी हम सेटल नहीं हुए हैं, अभी ज़रा हम सेटल हो जाएं। यू विल नेवर गेट सेटल्ड थ्रू आउट योर लाइफ। बहुत सारी लेडीज़ या वुमेन जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। पहले तो मुझे ये जानना है कि क्यों आदमी मतलब नॉर्मल डिलीवरी चाहता है। वुमेन क्या ऐसा कर सकती है अपने एंड से कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं? माँ भी ठीक रहे, बच्चा भी ठीक रहे। बड़ी फिल्मों में दिखाया जा सकता है माँ को बचा सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों इतना इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है फॉर गर्ल्स? बहुत सी लड़कियां आती हैं, मदर अपने बच्चों को लेके आती हैं कि इसको 2 महीने से पीरियड नहीं हुआ, वो भी बड़ी परेशान है, माँ भी बड़ी परेशान है। तो उन्होंने ये बताया कि जब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो वो बहुत सारी लोग बस इसी स्ट्रेस से मेरे पास आ जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। डॉक्टर इसलिए सिजेरियन कर रहे हैं कि मनी ज़्यादा मिलेगा। व्हाट अबाउट मैम इंटीमेसी? अगर कोई टेडाफिल जो है ये सेफ है कि ये सेफ नहीं है? हेलो डॉक्टर विनीता मैम, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। मैम, जब भी हम लोग किसी गायनेक के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है कि गायनेक जो होती हैं वो वुमेन हेल्थ के लिए होती हैं, तो फिर मेन का क्या, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या गायनेक से वुमेन के लिए होती है कि मैन वुमेन दोनों लोग कंसल्ट कर सकते हैं? देखो मानवेंद्र, जहाँ तक गायनी की बात है, प्राइमरली गायनी डॉक्टर जो है जी वो विमेन का इलाज करती है। जी मैम। पर जैसे तुम्हें खुद भी मालूम है कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें मेन एंड वीमेन दोनों का ट्रीटमेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी खाली विमेन के इलाज से तो नहीं होगी। जी मैम। तो हमें उसमें दोनों का ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जी मैम। ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें कि हमें मेन एंड वीमेन दोनों का ट्रीटमेंट करना होता है। मैम, आप काफ़ी एक्सपीरियंस हैं इस फील्ड में, तो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले और आज की डेट में जो आपके पास केसेस आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या मेजर चेंजेस आ गया है? क्योंकि अब चीज़ें जैसे एक इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत हो गया है, वुमेन्स में पीसीओडी एंड ये सब चीज़ें बहुत हो गई हैं, तो आपने तो सब देखा है, तो आप मुझे बताइए कि अभी क्या चेंज हुआ है पिछले 5-10 साल से अब में? सबसे पहली चीज तो अवेयरनेस काफी बढ़ गई है। जी मैम। सो विमेन खुद अब आने लगे हैं। जैसे अभी आपने 2 कंडीशंस का नाम लिया, जी पीसीओडी और इनफर्टिलिटी। जी मैम। सो आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो लेट मैरिजेस हो रही हैं। कपल आर वेरी मच एंड स्पेशली फीमेल्स, दे आर वेरी मच कैरियर ओरिएंटेड। दे वांट टू फर्स्ट गो हेड विद द कैरियर। जी मैम। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत हो गई है। तो थोड़े समय बाद वो खुद रियलाइज करने लगते हैं कि अब हमें अपने फैमिली के लिए सोचना है। जी मैम। तो नाउ दे आर कमिंग ऑन देयर ओन। सो एक ये बहुत बड़ा चेंज आया है इनफर्टिलिटी सेक्टर में। पहले क्या होता था कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई तो बांझपन करके उसको सोशल आउटकास्ट करके लोग डिफरेंट तरह से ट्रीट करते थे और लेके नहीं आते थे। अब कपल्स खुद आने लगे हैं। एक तो इनफर्टिलिटी सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आया है जी हमारे मीडिया का, उसमें बहुत बड़ा हाथ है। अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है जी मैम। कि जागरूक हो रही हैं फीमेल, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं और आ रही हैं। पीसीओडी अभी दूसरी चीज आपने एक जी बताया कि पीसीओडी के लिए, हाँ पीसीओडी भी एडोलेसेंट गर्ल्स से लेके गर्ल्स भी बहुत ही कॉन्शियस हो गई हैं अपने लुक्स के लिए। एक्ने हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। सो दे कम टू द गायनेकोलॉजिस्ट एंड दे हैव गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम, स्ट्रेस उनको हो रहा है इससे, तो वो आ रहे हैं। मीनोपॉजल हेल्थ के लिए पहले फीमेल्स आती ही नहीं थी, खास करके गांव से तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। अब हमारे पास गांव की भी फीमेल आने लगी हैं। रूरल एरिया में भी मीडिया से इतनी अवेयरनेस हो गई है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर को आके दिखाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये चेंज तो बहुत बड़ा चेंज आया है। फिर अगर हम किसी एक छोटे सेक्टर को लेके बात करें, इनफर्टिलिटी, जैसे अभी हमने कहा डीलेड मैरिज, डीलेड प्लानिंग, डीलेड कंसेप्शन, पहुंचते पहुंचते वो 40 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं। अब उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो बहुत स्ट्रेस होता है कि अब एक दिन में कुछ हो जाए। सो आईवीएफ वाला, आईवीएफ, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इन सब का काफ़ी अवेयरनेस हो गई है और फीमेल्स खुद आ रही हैं। पहले हमें उनको समझाना पड़ता था कि हाँ ये भी एक मोडालिटी है, वी कैन गो हेड, पर अब वो खुद आ रही हैं और खुद डिमांड कर रही हैं कि
हेल्दी एग हमें चाहिए, हेल्दी स्पर्म चाहिए, तो आप हमारा फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए आप हमारे ओवा को प्रिजर्व कर लीजिए। तो ये सब, एंड एजुकेशन भी बहुत बढ़ गई है वीमेन में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे ये सारे चेंजेस हम देख रहे हैं। मैम, मैं अभी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, तो एक डॉक्टर ने ही लिखा था, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आजकल लड़कियां जो है बड़ी जल्दी हो जा रही हैं। तो मुझे वो चीज़ इतनी समझ में नहीं आई, बट उनका यही था कि पीरियड्स जल्दी हो जा रहे हैं या ऐसा हो रहा है। तो आप तो ये सब चीज़ें देखते होंगे, तो क्या ऐसा हो रहा है आज की डेट में कि थोड़ा सा पहले के कंपेरेटिवली जो पीरियड का समय है यंग लड़कियों के अंदर वो पहले हो जा रहा है? जो नॉर्मल एक ग्रोथ स्पर्ट आता है फीमेल चाइल्ड में, जी यूजुअली 9-10 साल की उम्र में आता है। तो उस ग्रोथ स्पर्ट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर्स डेवलपमेंट, सडनली आप देखते हैं लड़कियों की हाइट जल्दी बढ़ जाती है, जी मैम। एंड मेंस्ट्रुअल। तो ये सारे डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ डेवलपमेंट के। उसमें मेंस्ट्रुएशन भी एक है। तो 9-10 साल की उम्र में, पहले 11-12 साल की उम्र में ज़्यादातर लड़कियों को पीरियड शुरू होते थे, तो 10 साल की बाद अभी भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं है कि पहले से 2-4 साल पहले होंगे, पर हाँ 10-11 साल की उम्र में बच्चे उस समय 5th-6th क्लास में होते हैं। आज से 30 साल पहले भी ऐसा होता था कि 5th-6th क्लास के बच्चों को जब पीरियड शुरू होता था तो एकदम से वो पैनिक होता था। होता ये था कि पहले मदर्स अपने बच्चों को इतना ज़्यादा उसके बारे में बताते नहीं थे। अब फ़र्क ये हो गया है, एक तो बच्चे भी 5th-6th क्लास के टीवी देख के और मीडिया देख के और एजुकेशनल बुक्स पढ़ के, तो उनको भी काफ़ी आइडिया होता है। फिर पीयर प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो अब उसको पीरियड शुरू हो गया, हमें नहीं शुरू हुआ, तो ये भी एक टेंशन का कारण बन जाता है। तो होता तो है 10-11 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, 10-11 साल की उम्र से लेके 15-16 साल तक। पर अगर हाँ उससे डिलेड होता है, देन इट इज़ ए क्वेश्चन दैट वन शुड बी कॉशियस अबाउट दिस। मैम, आजकल एक बहुत डिबेट चल रहा है यंग लोगों में, जैसा आपने बोला शादियां लेट कर रहे हैं, सेटल लेट कर रहे हैं, तो राइट एज ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? मतलब बड़ा ये अच्छा सवाल पूछा जी आपने। इस पे तो मैं बहुत लोगों को इस पे अवेयरनेस कराती हूँ। देखो, पहले ज़माने में कहा जाता था ना, आपके घर में आपकी दादी और नानी कहती थी कि भई 25 साल की उम्र तक लड़की की शादी हो जानी चाहिए और 25 से 30 साल तक बच्चा हो जाना चाहिए। कुछ हद तक ये बहुत सही है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, स्पेशली आफ्टर 30 इयर्स, तो आपके एग के नंबर कम होते जाते हैं, उनकी क्वालिटी डिक्रीज करती जाती है। एंड ये एक बड़ा रैपिड होता है कि 30 साल तक तो सब ठीक था, 32 साल की उम्र में कम हो गए, 35 में और कम हो गए। आफ्टर 35 बड़ा रैपिड प्रोग्रेशन होता है, 37 में और कम हो गए, फिर अच्छा 6 महीने बाद कर लेंगे, 38 तक पता लगा कि एक बचे ही नहीं, बहुत कम हो गए। देन द कपल स्टार्ट गेटिंग पैनिक, अभी तक तो लास्ट ईयर तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक कैसे कम हो गए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड that you should start planning and you should complete your family ideally before 30 years. It is very important because at that time egg की quality, sperm की quality बहुत अच्छी होती है। And then हमें उस समय इतना मेंटली टेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या बच्चा कहीं एबनॉर्मल नहीं है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ एग एंड स्पर्म इज कि एज द एज एडवांसेस, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोमल डिफेक्ट, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। कहा जाता है 35 ईयर्स के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड जैसे जैसे 35 से 40 तक पहुंचते हैं, एवरी ईयर काउंट्स अ लॉट, एवरी ईयर उसके चांसेस मल्टीपल्स में बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए आइडियल एज अगर कहा जाए तो 25, अभी भी वही है कि मैरिज अराउंड 25 एंड complete your family before 30 years. That will be the ideal. Let's see how our young generation follow it. अब तो कम ही कर रहे हैं मैम, काफ़ी है ना, सभी लोग 30, 31। बट आपकी ये बात सही है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स इसी वजह से हम देख रहे हैं आईवीएफ का हो रहा है या फिर और भी चीज़ें हो रही हैं। तो वो पहले इतनी नीड नहीं पड़ती थी, बट आई थिंक अब क्योंकि एज का लोग इतना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो हम अपने यंगस्टर्स को यही कहना चाहते हैं कि कैरियर पे तो ध्यान दीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी गुड दैट हमारी विमेन एंड मेन दोनों ही एजुकेशन सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पर अलॉन्ग विद द कैरियर साइमल्टेनियसली फैमिली को भी उतनी इम्पोर्टेंट दीजिए। यू शुड गेट मैरिड अर्ली। वो जो कहते हैं ना कि अभी हम सेटल नहीं हुए हैं, अभी ज़रा हम सेटल हो जाएं,
यू विल नेवर गेट सेटल्ड थ्रू आउट योर लाइफ. एक चीज आप पा लेते हैं तो आपका एम दूसरी चीज पे हो जाता है कि अब हमें ये करना है, अब हमें इसके आगे ये अचीव करना है. सो वो कभी खत्म नहीं होगा. सो व्हाट डू आई रिकमेंड दैट बोथ द थिंग्स शुड गो साइमल्टेनियसली. मैम एक मतलब ये क्वेश्चन आपका मैं यंग जनरेशन के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगा, जो मैरिड नहीं है. आजकल आप देख रहे हैं कपल बहुत सारे रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं. तो एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन आजकल फेस करती है वो अबॉर्शन को लेके होती है कि अनवांटेड एक किड है वो हो सकता है, पता पड़ जाता है कि प्रेग्नेंट है लड़की. तो अब ना स्कोप कम बचता है कि कैसे किया जाए. ऑल्दो लीगली कुछ भी मना नहीं है, बट पॉइंट ये होता है कि बहुत बार लोग गलत मेडिसिन ले लेती हैं, फिर उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं. तो आपके पास तो चीज़ें आती होंगी, तो आप वंस फॉर ऑल ये क्लियर करिए मैम कि जो यंग जनरेशन है जो शादीशुदा नहीं है, अगर वो किसी डॉक्टर के थ्रू अबॉर्शन कराना चाहे तो क्या प्रोसेस है? देखो, एक तो हम लोग सेक्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. इवन स्कूल्स में फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ. पहले क्या होता था कि ये वाले चैप्टर्स छोड़ ही दिए जाते थे, पढ़ाए नहीं जाते थे. नाउ a lot of emphasis are being given on sex education. You should know what is right and what is wrong. Living relationship, this is a very great debatable topic. We are not going into the detail of that. But as far as the pregnancy and abortion is concerned, one should know what is safe sex, what are the contraceptions, options, and you should, and a male and female both should consult proper gynecologist to have a knowledge about the contraceptive pills. Because एक बार प्रेगनेंसी हो जाए उसको अबॉर्ट कराना, दिस अबॉर्शन पिल, these are not the option for proper contraception or going ahead with the living relationship. तो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं बहुत अच्छे से बताए जाते हैं सारे सेंटर्स पे. देयर इज नो बार फॉर unmarried or living relationship or married. But repeated abortion pills का लेना, this will harm the reproductive system of the female especially. The chances of, if you are having unsafe sex, in those situations, infection के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, sexually transmitted diseases के chances बहुत ज़्यादा होते हैं. It is not that कि आपको disease हो गई. This destroys your reproductive system. Blockage of fallopian tubes हो जाती है, and then later on you are then struggling with the fertility issues. So it is very important to have the knowledge of the safe sex. For that, better to go to a gynae person to understand what are the contraceptive options, use them properly. There are mechanical methods, there are oral contraceptive pills, those are not harmful. लो डोजेस पिल्स हैं, कॉपर टी भी दी जा सकती है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन कंसर्न. जहाँ तक एबॉर्शंस की बात है, इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, it is best to come to a gynecologist for the early abortion pills, because within 12 hours अगर ये पिल दी जाती हैं तो चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा होती है. राइट डोज में हर किसी को एक ही चीज़ नहीं दी जा सकती है. उसकी प्रोफाइल देखते हुए, उसके बाकी फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते हुए तब फिर ये सब ड्रग्स दी जाती हैं. इट इज़ बेटर टू कंसल्ट सो दैट अगर उसमें नहीं हो रहा है या उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग उसके बाद हो रही है, सो दैट यू कैन कम अगेन एंड कैन हैव ए प्रॉपर एडवाइस. बट रिपीटेड abortion pills लेना is harmful for the health of a woman. ठीक है मैम. मैम अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, आजकल जैसे कोई मदर बनने वाली है, उनको पता पड़ गया, उन्होंने चेक कराया, तो क्या डाइट में उनके शिफ्ट होना चाहिए? मतलब कुछ डाइट आप बताइए कि यार ये चीज़ तो अवॉइड करो और ये चीज़ आपको अपने डाइट में इनकलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो बेबी होगा उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी. तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विच आई एम्फेसाइज अ लॉट, प्री प्रेगनेंसी केयर. आजकल के ज़माने में इट शुड बी ए प्लान्ड प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी के पहले आपको अपना एक हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. बड़े सिंपल टेस्ट होते हैं. हीमोग्लोबिन, आपका हीमोग्लोबिन कितना है? कम से कम 12 होना चाहिए. आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कितना है, कैसा है? आपका वेट कैसा है? आर यू टू ओबीज और आर यू टू थिन?
ब्लड प्रेशर, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड शुगर कितना है, क्योंकि हमारी कंट्री में डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। तो कुछ बेस लाइन चीज़ें प्रेगनेंसी के पहले कराना ज़रूरी है। ना खाली ये टेस्ट, कुछ वैक्सीन्स लेना बहुत ज़रूरी है। आप टिटनेस के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, HPV के लिए इम्यूनाइज्ड हैं या नहीं हैं, रूबेला के लिए इम्यूनाइज्ड हैं या नहीं हैं। तो प्लान करने के पहले ये सारे टेस्ट करा लीजिए। इनके बड़े सिंपल टेस्ट हैं, खाली ब्लड टेस्ट होते हैं, उससे हमें सब पता लग जाता है कि आपका क्या स्टेटस है। एंड डाइट की जहाँ तक बात है, तो प्रेगनेंसी होने के पहले वन शुड बी हेल्दी। हेल्दी में क्या चीज़ हम कहते हैं, एक तो आपको प्रोटीन इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए, देन फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। कुछ चीज़ें वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन हैबिट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन एंड एगिटेरियन हैं, एग्स खाते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड बिकॉज एग्स आर ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन अलॉन्ग विद द omega-3 फैटी एसिड्स। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अपने इंडियन मार्केट में भी आ गई हैं, सप्लीमेंट्स वो दिए जा सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरी कंसेप्शन पीरियड में वंस यू आर प्लानिंग, उसके 2-3 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड हम लोग रिकमेंड करते हैं, बिकॉज दैट प्रिवेंट्स लॉट ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन द फीटस, स्पेशली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आपने सुना होगा कि बच्चे का सर नहीं बना या कोई सर में मेनिंजियोमा हो गया, इस टाइप की स्पाइनल कॉर्ड में हो गया, तो ये सारी एबनॉर्मलिटीज फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन से प्रिवेंट होती हैं। सो टोटल कैलोरी इंटेक कितना है, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितना है, अगर मोटा मोटा हम लोग लेके चलें, सो एटलीस्ट 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। अब इसको कह देने से तो वो प्रोटीन नहीं ले पाएगी, हमें बताना होगा कि प्रोटीन किन किन चीज़ों में ज़्यादा होती है। दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन्स हमारी ज़्यादा होती हैं। छोला है, राजमा है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है। तो कितनी प्रोटीन पर चीज़ है, पनीर है, तो ये सब चीज़ें डाइट में, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, योगर्ट है, ये सब चीज़ें डाइट में हमें बढ़ाना चाहिए। एंड कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे कि बॉडी को प्रोटीन अच्छी मिले। जितना मदर हेल्दी होगी, जितना उसका अच्छा हीमोग्लोबिन होगा, जितना उसका प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा, फीटस उतना ही अच्छा डेवलप होगा। मैम कोई ऐसी चीज़ बताइए जो बिल्कुल अवॉइड करनी है, वो खानी ही नहीं है। एज फार एज बिल्कुल अवॉइड करने वाली चीज़ है, कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज कॉफ़ी है, टोबैको है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बिकॉज ये चीज़ें दीज आर हार्मफुल। लॉट ऑफ देम कंटेन निकोटीन्स which decreases the blood circulation for the fetus, may cause some fetal abnormalities. So ये चीज़ें प्रेगनेंसी के लिए अवॉइड करनी चाहिए। आजकल तो लड़कियों में भी हार्ड ड्रिंक्स बहुत शुरू हो गई हैं, बट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी यू शुड अवॉइड हार्ड ड्रिंक्स। वाइन है, अल्कोहल है, नो स्मोकिंग। मैं तो देख रही हूँ आजकल स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है। सो प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए नॉट ओनली women, even men should avoid, because that also affects the quality of the sperm and so many other problems. तो अगर प्लानिंग प्रेगनेंसी है तो फिर ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। मैम अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट हुई थी, तो एक चीज़ मैं बहुत सुन रहा था उनसे बार बार कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी लेडीज़ या वुमेन जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। तो क्यों, पहले तो मुझे ये जानना है कि क्यों आदमी मतलब नॉर्मल डिलीवरी चाहता है। ऑफ कोर्स शायद पेन या ये चीज़ें कम होती हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक वुमेन क्या ऐसा कर सकती है अपने एंड से, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, डॉक्टर्स के हाथ में, कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखो, तुमने कहा ऊपर वाले के हाथ में और डॉक्टर्स के हाथ में, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि नॉर्मल डिलीवरी किस कंडीशन में हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी, कंसेप्शन एंड रिप्रोडक्शन, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। सो डिलीवरी भी नेचुरल प्रोसेस है, पर हमें ये देखना है हमारा एम क्या है। व्हाट आई वांट, वी वांट अ हेल्दी विमेन एंड ए हेल्दी चाइल्ड। यही तो हमारा एम है। जी मैम। कि भाई डिलीवरी के बाद माँ भी ठीक रहे, बच्चा भी ठीक रहे। बड़ी फिल्मों में दिखाया जा सकता है माँ को बचा सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली हेल्दी मदर और हेल्दी चाइल्ड होना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। हमें पहले से ही प्रेगनेंसी के शुरू से ही मालूम है कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। दोज कंडीशंस में भी आइदर सम मेडिकल डिसऑर्डर
मे बी प्रेगनेंसी रिलेटेड, मे बी कुछ बोन से रिलेटेड हो सकते हैं. आफ्टर ऑल नॉर्मल डिलीवरी के बच्चा नॉर्मल रिप्रोडक्टिव पैसेज से ही निकलेगा, तो कुछ कुछ बोन की एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती हैं. तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम पहले से बता सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है. कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि प्रेगनेंसी में डेवलप होती हैं, और इसीलिए कहा जाता है रिपीटेड चेकअप कराना, कि हर बार हम रिस्क असेसमेंट कर लें कि सब कुछ ठीक चल रहा है ऑन मदर साइड, ऑन द बेबी साइड, एंड कब हमें डिलीवर कराना है, क्या रूट ऑफ डिलीवरी है. नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी चीज़ है और होना चाहिए, बस सब कंडीशन में नहीं हो सकती. एंड दिस ए गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन विल टेल व्हेन इट इज सेफ, व्हेन इट इज नॉट सेफ. अगर नहीं सेफ है तो हम डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, लाइक जैसे हम आपको एक उसका उदाहरण देते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, उसके बहुत सारे रीज़न है, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दोज. बट अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है और वो मेडिसिन से नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो हमें जल्दी भी डिलीवरी करानी पड़ती है, और अक्सर हमें उसमें सिजेरियन करना पड़ता है. क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, लेबर का प्रोसेस कितना होता है, 12, 16, 24 घंटे तक का होता है. हम उतनी देर माँ को नहीं छोड़ सकते हैं लेबर में. द ब्लड प्रेशर विल शूट अप, और उससे क्या होगा, ब्रेन की नसें फट सकती हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और भी बहुत सारी किडनी फेल हो सकती है. तो वो तो हम नहीं चाहते हैं ना. हम तो चाहते हैं हेल्दी माँ हो, बच्चा अंदर पेट में मर सकता है. तो ये सारी कंडीशंस प्रेगनेंसी में डेवलप हो रही हैं, तो हम उसको बताते हैं कि तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती है, और हमें बच्चे को जल्दी निकालना है, समय से पहले निकालना है, या हम 24 घंटे के लिए नहीं वेट कर सकते हैं लेबर के प्रोसेस को जानने के लिए. दैट विल बी हार्मफुल फॉर द बेबी. उस कंडीशंस में हम बच्चे को निकालते हैं. कभी कभी क्या होता है, जैसे आंवल आपने सुना होगा, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में. आंवल अगर नीचे है तो बच्चा नीचे से डिलीवर ही नहीं हो सकता है, क्योंकि रास्ते में तो आंवल है और इतनी ब्लीड करेगी कि दैट विल बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर. माँ मर सकती है अगर इतनी ब्लीडिंग होगी. तो फिर हम उसको सिजेरियन करके निकालते हैं. ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, इस पे तो पूरे किताबें लिखी हुई हैं कि भाई कब नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, कब सिजेरियन. मोटा मोटा ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम पहले से इलेक्टिवली प्लान करते हैं सिजेरियन. कुछ ऐसी कंडीशन है जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होती है, जब हम कहते हैं कि भाई शुरू में तो सब ठीक था, अब 9वें महीने में ऐसा हो रहा है तो हमें सिजेरियन करना है. कुछ इवन हम नॉर्मल डिलीवरी के छोड़ भी देते हैं, तब भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जैसे बच्चे की धड़कन कम हो गई. अब अगर इतनी कम हो रही है और अभी तो इतना सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं हुआ है कि बच्चा नीचे से डिलीवर हो गए, तो फिर हमें सिजेरियन करना पड़ता है. तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि फिर हमें इवन लेबर के दौरान सिजेरियन करना पड़ता है. मैम, प्रेगनेंसी के किस मंथ में आके कपल्स को इंटीमेट होना बंद कर देना चाहिए? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पेशेंट की हिस्ट्री पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे. जैसे अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है शुरू में ही, पहले दूसरे महीने में, तो हम लोग शुरू में ही मना करते हैं कि दे शुड नॉट बी क्लोज कॉन्टैक्ट, बिकॉज दैट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ एबॉर्शन. ऐसे ही अभी जैसे हमने प्लेसेंटा की बात करी, अगर प्लेसेंटा नीचे है, जिसको हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बिल्कुल मना कर देते हैं कि क्लोज कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए. ऐसी और भी बहुत कंडीशन है जिसमें कि क्लोज कॉन्टैक्ट के लिए मना करा जाता है, क्योंकि वो एबॉर्शन के चांसेस को बढ़ा देता है. अदरवाइज शुरू के 2 महीने में थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए. बीच का टाइम जब प्रेगनेंसी 10-12 हफ्ते की हो जाती है और 27-28 वीक तक होती है, उस समय इट इज़ कंपैरेटिवली सेफर इफ एनी अदर रिस्क फैक्टर इज नॉट प्रेजेंट. लेटर मंथ में फिर हम लोग मना करते हैं, क्योंकि देन चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस इंक्रीजेस. So, depending on all these factors, the sexual contact is advised or said that not to have a contact. मैम, आजकल बॉलीवुड से ये चीज़ हमने ज़्यादा सुनी है, अब तो काफ़ी कॉमन भी हो गया है कि एक एम्ब्रो एंड स्पर्म जो फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट चालू हुआ है प्रेगनेंसी के लिए, कि लेटर ऑन हम प्लान करेंगे. तो मैम थोड़ा ये प्रोसेस समझाइए आम जनता को कि कैसे ये प्रोसेस वर्क करता है और कैसे होता है. हाँ, अभी हमने बात करी थी इनफर्टिलिटी की और डिलेड मैरिज एंड डिलेड प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी. जी. एंड उसमें हमने ये बात करी थी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एग एंड स्पर्म की क्वालिटी डिटीरियोरेट करता है. जी. तो
एक सबसे बड़ा रीज़न ये एग प्रिजर्वेशन या एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, ये 2 अलग-अलग वर्ड हैं। एग मीन्स जब हम फीमेल की ओवरी से एग को रिट्रीव करते हैं, और एम्ब्रियो वो होता है जब हम उस एग को स्पर्म से इंसेमिनेट करा के फर्टिलाइज कराते हैं, और तब जब उसके रिजल्ट से एम्ब्रियो इज ए मिनी बेबी जी। तो उसको प्रिजर्व करने की। तो ये उस कंडीशन में है कि अगर अभी आप प्लान नहीं कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो आजकल लड़कियां जो अनमैरिड हैं, इवन मैरिड भी, तो वो अपना एग प्रिजर्व करा लेती हैं। अगर मैरिड हैं या लिविंग इन रिलेशनशिप में हैं और वो चाहती हैं, दे नो कि हमें किसके स्पर्म से इसको इंसेमिनेट कराना है, देन इस प्रोसेस से हम, तो इसके लिए फिर आईवीएफ के लिए जाना पड़ता है। तो आप ओवम निकाला जाता है, स्पर्म लिया जाता है, उसको लैब में प्रोसेस करा जाता है, फर्टिलाइज करा जाता है, उसका एम्ब्रियो बनता है, उसको फ्रीज करते हैं। बेसिकली ये आईवीएफ वाली प्रोसेस है, उससे पहले की प्रोसेस को बस फ्रीज कर दिया जाता है। और वो कितने टाइम तक कर सकते हैं मैक्सिमम? उसको हम लोग फिलहाल 10 साल तक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। जैसे कुछ कैंसर सर्वाइवर्स हैं, या किसी यंग लड़की को जो अनमैरिड है या इवन मैरिड भी हैं और किसी वजह से कोई कुछ कैंसर हो गया है, तो उस समय हमें कीमोथेरेपी शुरू करना है या रेडियोथेरेपी शुरू करना है, या और भी जो भी उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो उसमें ये सारी ड्रग्स जो हैं वो ओवा को भी इफेक्ट करती हैं, या अगर मेल को हो गया तो स्पर्म को भी इफेक्ट करती हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस प्रोसेस, उनका स्पर्म या ओवा प्रिजर्व कर लिया जाता है, एंड जब वो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, व्हेन दे प्लान, क्योंकि अब ये एग और ये स्पर्म अच्छी क्वालिटी का है, इसको हम 10 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जब वो चाहेंगे तब हम इसको फर्टिलाइज करा के इसका एम्ब्रियो बना सकते हैं। और इवन अगर मैरिड हैं और वो दे आर क्लियर, तो हम उस समय स्टिमुलेट करके ओवा निकाल के स्पर्म लेके फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियो बना के उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एम्ब्रियो बनेगा वो जाएगा तो इम्प्लांट यूट्रस में करा जाएगा। पर अभी फीमेल इस कंडीशन में नहीं है कि वो प्रेगनेंसी कर सके, क्योंकि इस समय प्रायोरिटी कैंसर की है, या इस समय हम अभी हमारी शादी नहीं हुई है, या हम प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते हैं। तो आपके ओवा अच्छी क्वालिटी को, स्पर्म अच्छी क्वालिटी के प्रिजर्व हैं। तो बेसिकली 2 तरह के हो गए, एक तो सोशल, दूसरा मेलिग्नेंसी। सोशल में एवरीथिंग इज नॉर्मल, आपका ओवम प्रिजर्व कर लिया गया है, स्पर्म प्रिजर्व कर लिया गया है, और जब आप चाहेंगे तब इसको, जब आपकी शादी हो जाए, जब या आप श्योर हो जाएं कि हमें किस स्पर्म से वो कराना है, देन यू कैन गो अहेड। दूसरा, कैंसर पेशेंट्स बिफोर स्टार्टिंग कैंसर का ट्रीटमेंट, वी कैन प्रिजर्व द ओवा एंड स्पर्म एंड देन वी कैन गो अहेड। मैम, अब हम आते हैं एक और जो आजकल की कॉमन प्रॉब्लम है पीरियड्स को लेके। तो क्यों इतना इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि कैसे इसको खत्म किया जा सकता है फॉर गर्ल्स? देखो, ये क्यों का सवाल कि क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे मेडिकल रीजंस होते हैं, और समझने की ज़रूरत ये है कि क्या नॉर्मल है पीरियड और क्या एबनॉर्मल है, और किस कंडीशन में हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, 25-26 दिन से लेके 30-35 दिन तक साइक्लिकल मैनर में ब्लीडिंग होती है, 4-5 दिन चलती है, एक एवरेज ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी सैनिटरी पैड्स अ फीमेल चेंजेस इन 24 आवर्स, एंड यू कैन हैव एन आइडिया कि हाँ भी नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है। कितनी होनी चाहिए मैम आइडियल? 4-5-6। बाकी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द फीमेल परसेप्शन ऑफ हाइजीन, व्हाट इज द इकोनॉमिक स्टेटस, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। थोड़ा सा और लीडिंग क्वेश्चन करके वी कैन हैव एन आइडिया कि हाँ भी नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है। अब अगर कई चीजें आती हैं, या तो कभी कभी क्या होता है 1-2 महीने तक पीरियड नहीं हो रहा है, या इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि द फीमेल इज नॉट एबल टू कोप अप विथ, हर 1-2 घंटे पे उसको सैनिटरी पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, या ब्लीडिंग नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है कि जस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पॉटिंग। तो ये सभी चीजें थोड़ा एबनॉर्मल हैं, एंड इसमें कभी कभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉज, खास करके जो पीरियड का डिले होना है, 2-3 महीने तक नहीं आना है, या बहुत कम होना है, यंग गर्ल्स में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बिकॉज सारे हमारे हार्मोन्स हमारे ब्रेन से आते हैं, जिसको हम पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस कहते हैं, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से अक्सर ये होता है एग्जाम टाइम में, बहुत सी लड़कियां आती हैं, मदर अपने बच्चों को लेके आती हैं कि इसको 2 महीने से पीरियड नहीं हुआ है, वो भी बड़ी परेशान है, माँ भी बड़ी परेशान है कि पीरियड नहीं हो रहा है। या तो काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल की यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा सीवियर डाइटिंग, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द कॉज फॉर कि पीरियड बहुत कम हो रहा है या बहुत प्रोलॉन्ग हो रहा है। मेडिकल प्रॉब्लम भी होती हैं, ऐसा नहीं कि खाली यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर इरेगुलरिटी, बट ये हमने थोड़ा प्रोलॉन्ग साइकिल और कम पीरियड के लिए बात करी। प्रोलॉन्ग साइकिल का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है जो हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, पीसीओटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये भी एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है। एडोलेसेंट एज से लेकर मीनोपॉजल एज तक इसके डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं। एंड बड़ा इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द एसोसिएटेड फैक्टर यू कैन से कॉज इज ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रीडिस्पोजिशन टू डायबिटीज, सम जेनेटिक फैक्टर। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। बेसिक समझना ये है कि किस एज पे हो रहा है, पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, और क्योंकि इसमें कभी कभी कंसेप्शन में भी डिले होती है, कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी डिले पीरियड होते हैं, कभी कभी डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट कर जाती है, कभी कभी पेरीमेनोपॉजल एज में ब्लीडिंग प्रेसिपिटेट कर जाती है, बड़ी रेयर केसेस में कुछ प्रीडिस्पोजिशन फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो जाता है। तो हमें पहले तो पेशेंट को बात करके समझना होता है कि किस एज पे है, क्या वो, उसको प्रॉब्लम क्या है, वो किस चीज़ के लिए कंसल्ट करना चाहती है। लाइक अगर 15-16 साल की लड़की प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए विद एक्ने, विद ओबेसिटी आ रही है, एग्जाम चल रहे हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो रहा है, उसको तो हम कंसेप्शन के लिए उसकी काउंसलिंग नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो उसको समझाना है, उसकी काउंसलिंग करने की, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डाइट एंड स्ट्रेस। दूसरा एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस एज के फीमेल को डील कर रहे हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ एज, मतलब एडोलेसेंट एज में भी अक्सर बहुत ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से जो लो डोजेज एस्ट्रोजन की होती हैं, न्यूट्रिशन से, इन सब चीज़ों से ट्रीट करा जाता है। बाकी कोई अगर मेडिकल प्रॉब्लम है वो भी रूल आउट की जाती है। उसी तरह से मीनोपॉजल एज में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उन सब चीज़ों को लेकिन हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं खाली ये कह के कि स्ट्रेस की वजह से होगा। यू हैव टू रूल आउट मेडिकल एसोसिएटेड फैक्टर्स। लाइक अगर कोई ट्यूमर है यूट्रस में, जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं, अक्सर पेशेंट आते हैं ना, गांठ बता दी गई है अल्ट्रासाउंड में, तो या ओवरी में कुछ वो गांठ बता दी गई है, कुछ सिस्ट हो गई है, बड़ा कॉमन है कि ओवरी में सिस्ट हो गई है। तो बेसिकली पेशेंट एज ए होल देखना है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, इज इट ए कॉज फॉर इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। अगर वो है तो फिर उसके बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटी हैं, कितना बड़ा है, कहाँ पे है यूट्रस में, क्या एज है, क्या उसके रिप्रोडक्टिव प्लान्स हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि क्या ट्रीटमेंट। ओरल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, कुछ मेरेना टाइप की चीज़ें होती हैं पर्टिकुलर एज पे, या किस प्रॉब्लम के लिए लगाना है इंक्रीज ब्लीडिंग में, वो भी लग सकता है। कभी कभी उसका कुछ इंटरवेंशनल प्रोसीजर, हिस्ट्रोस्कोपी वगैरह करी जाती है, हिस्टोपैथोलॉजी करी जाती है टिश्यू की, या फिर कभी कभी सीधे सीधे डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज फैक्टर्स हिस्टेरेक्टमी भी अवॉइड की मतलब एडवाइस की जाती है कि भाई तुम्हारी यूट्रस निकलने की ज़रूरत है। तो एज ए होल पेशेंट को देखना होता है एंड देन डिसाइड होता है कि क्या है। पर ये सब एबनॉर्मलिटीज़ हैं, एक आध महीने कभी कभी थोड़ा इरेगुलर हो गया, देन इट कैन बी इग्नोर्ड, बट इफ इट इज परसिस्टिंग it should get you alarmed and one should come to a doctor to consult. मैम मुझे इसी पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैं कॉलेज में हम एक ट्रिप पे गए थे, तो वहाँ पे मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी, उसको पीरियड्स थे उस समय। तो उसने काफ़ी बोला कि मेरे बॉडी पेन कर रहा है, ये कर रहा है। तो हम लोग गए, हमने कहा कि चलो पेन किलर एक दवाई होती है वो ले लेते हैं। हम लेके गए तो शी वाज लाइक कि पेन किलर नहीं खाते हैं, मना है। तो मुझे मतलब उस दिन, अभी आप बात कर रहे हैं तो उसी में आया ये कि क्या लड़कियों को पेन किलर खाना चाहिए इन पीरियड्स, अगर जब ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, या उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं, पीरियड्स में पेन होना काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है।
थोड़ा बहुत अगर पेन हो रहा है तो उसके लिए दवा की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डाइट में बहुत फैटी चीज़ नहीं खाना चाहिए, थोड़ा पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि जब पीरियड शुरू होने वाले होते हैं उस समय बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ फुलनेस, लोअर एब्डोमिनल हैवीनेस, ये सब चीज़ें लगती हैं। तो इट इज़ बेटर टू हैव लॉट ऑफ फ्लूइड एंड वाटर एंड लेस ऑयली एंड फैटी फूड। बट अगर पेन इतना है कि इट इज़ मेकिंग यू इनकैपेसिटेटिंग, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, देन डेफिनेटली दिस एनाल्जेसिक शुड बी टेकन। बड़ी सिंपल क्रोसिन की टैबलेट दी जा सकती है। और भी चीज़ें होती हैं लाइक मेफेनिमिक एसिड वगैरह, ये सब हम लोग एडवाइस करते हैं, वो दी जा सकती है। इट इज़ नॉट हार्मफुल बिकॉज इट इज़ गिवन फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, 2-3 दिन के लिए, एंड इट विल गिव ए लॉट ऑफ कंफर्ट टू द विमेन। मैम कोई बेस्ट पेन किलर्स बताइए इन पीरियड्स, अगर किसी लड़की को यूज करना हो तो। मेफेनिमिक एसिड बड़ा कॉमन सा है, मेफ्टाल इस्पास करके आता है। आई एम नॉट प्रोपोगेटिंग अ पर्टिकुलर ब्रांडिंग नेम, ठीक है मैम। बट पैरासीटामोल, एसिटोएमिनोफिन, ये सब चीज़ें दी जा सकती हैं। मैम इसी पे मेरा एक क्वेश्चन और है, अब पीरियड्स पे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे पहली बार जब किसी लड़की को पीरियड हो रहा है अपनी लाइफ में, तो वो एक थोड़ा सा लड़कियों के लिए एक नया वो रहता होगा। तो इस पे पहले हम बहुत सुनते थे कि बच्चियों को नहीं पता पड़ रहा है या पेरेंट्स कह दे रहे हैं कि ठीक है कर लो, बट आज की डेट में स्कूलों में एजुकेशन है, चीज़ें हैं। तो आपके पास आज की डेट में ऐसे केसेस आते हैं क्या कि जब स्टार्टिंग में बच्ची को पीरियड हो रहा है, तो क्योंकि बहुत मुझे ऐसे केस पता है कि इस वजह से बहुत लोगों को मेंटली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत टेंशन में हो जाते हैं एडोलेसेंट यंग एज पे। अभी कुछ समय पहले एक साइकोलॉजिस्ट से हम लोगों ने पॉडकास्ट लिया था, तो उन्होंने ये बताया कि जब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो वो बहुत सारी लोग बहुत इसी स्ट्रेस से मेरे पास आ जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो क्या आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं मैम इन चीज़ों को अब लेकर? बहुत कम हो गए हैं, पहले आते थे, क्योंकि पहले अवेयरनेस नहीं थी और पहले इतना ज़्यादा एजुकेशनल मटेरियल नहीं था, एजुकेशन नहीं दी जाती थी स्कूल्स में एंड फैमिलीज़ में भी। सबसे बड़ा रोल इसमें मदर का होता है, फैमिली में एजुकेशन देने का। जैसे जैसे लड़की थोड़ी 7-8 साल 9 साल से बड़ी होती है, तो उसको थोड़ा मदर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बच्ची को इस चीज़ के लिए अवेयर करे कि कैसे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं और कैसे कैसे उनकी ग्रोथ होती है। एंड वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज हार्मोनल चेंजेस एट एडोलेसेंट एजेस, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फंक्शन। तो ये मदर का बहुत बड़ा फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी लड़की को इससे अवेयर कराएं एंड धीरे धीरे करके उसको एजुकेट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम ए सर्टेन एज, 9-10 साल की उम्र से उसको एजुकेट करना धीरे धीरे, जिससे कि वो एक पैनिक वाली सिचुएशन ना हो और एकदम से कि ये क्या हो गया, ये वाली सिचुएशन ना हो। तो आजकल हो रहा है, तो इसलिए जो फर्स्ट पीरियड आने पर इतना पैनिक या पेशेंस आया करते थे वो अब नहीं आते हैं, एटलीस्ट हमारे पास तो नहीं आते हैं। मैम अभी मैं एक एनजीओ के साथ हम लोग एक ड्राइव पे गए थे जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन एक स्लम में बांटी जा रही थी। तो वहाँ पे ना कुछ फैक्ट्स ऐसे सुन के मुझे बड़ा वो आश्चर्यचकित हुआ कि पीपल आर स्टिल यूजिंग मतलब ओल्ड क्लोथ्स नैपकिन के जगह पे, या फिर उन्होंने बताया मैं राख यूज़ कर रहे थे, इस तरीके की चीज़ें। तो मुझे सुन के बहुत शौक लगा, लेकिन मुझे ये भी लगा कि यार ये तो फीमेल हेल्थ को भी प्रॉब्लम करेगा अगर ऐसी चीज़ें यूज़ होती होंगी। तो आपने भी पहले देखा होगा कि लोग करते होंगे, मे बी अब चीज़ें शायद बदली हो। थोड़ा मैम इस पे बताइए कि इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या अभी भी ऐसा कुछ आप देखते हैं आपके आसपास? देखो, ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंडेंट हैं अगेन अवेयरनेस पे एंड इकोनॉमिक स्टेटस पे। सैनिटरी नैपकिन इस समय बहुत प्रमोट किए जा रहे हैं एंड बहुत अच्छी बात है। उसके प्राइसेस भी काफ़ी लो हो गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी ड्राइव चल रही है, बहुत चीप मतलब लेस मनी में सैनिटरी नैपकिन्स बना के खास करके रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कई एनजीओज ने इस पे काम भी बहुत किया है। एज फार एज द हेल्थ इज कंसर्न, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ नैपकिन्स नहीं है तो क्लीन वॉश्ड क्लॉथ कैन बी यूज्ड, उसको रिसाइकिल करके, बट द ओनली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट हैज़ टू बी हाइजीनिकली क्लीन। पहले रूरल एरिया में जो भी आपने कहा राख यूज करी जाती थी, डर्टी क्लॉथ, बिकॉज ये एक बड़ा टाबू समझा जाता था कि
छूना नहीं है, घर में लड़की को कहीं मूव नहीं करने दिया जाता था, किचन में पूजा नहीं नहीं जाना है, पूजा घर में नहीं जाना, तो बहुत टाबू कहा जाता था। या घर से नहीं निकलना है, वो बेचारी एक कमरे में स्कूल भी नहीं जा रही है और डिप्रेस, तो कह रही थी पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई हमारी बॉडी में। सो ये सब चीज़ें एजुकेशनल स्केल पे अब बहुत इस पे प्रायोरिटी ली जा रही है। फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, मेल काउंटर पार्ट्स का बहुत बड़ा रोल है फैमिली में, कि बच्चियों को ये बात समझाई जाए दिस इज़ अ नेचुरल डेवलपमेंटल प्रोसेस। एंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इकोनॉमिकली आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सो क्लीन क्लॉथ, वॉश्ड क्लॉथ यूज़ करा जा सकता है, स्पेशली अगर फैमिली बहुत पुअर है इकोनॉमिकली, उसको नहीं अफोर्ड कर सकती। और क्लीनलीनेस, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो फिर इन्फेक्शन होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जब ऊपर जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ट्रैवलिंग अप इज़ वेरी हाई। तो फिर रिप्रोडक्टिव आपके जो ऑर्गन्स हैं, खास करके फैलोपियन ट्यूब वगैरह इन्फेक्ट होकर उनके ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर इनफर्टिलिटी। मैम आजकल बॉयज में ये ईडी के केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले तो ये समझो कि ईडी होता क्या है। हम्म। सो इजैकुलेटरी डिसफंक्शन बेसिकली। सो दिस इज अगेन बहुत सारे इसके कॉजेज हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज तो स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं। हमारे यंगस्टर्स में डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है, हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है यंग उसमें। वैसे तो इंडिया वैसे ही डायबिटीज़ हब है, इन सब चीज़ों की मेडिसिन भी दी जाती हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से भी ये होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है लाइफ स्टाइल चेंजेस है। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, these are very important causes. स्ट्रेस, स्ट्रेन, परफॉर्मेंस एंजाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। एंड डेफिनेटली मेडिकल डिसऑर्डर्स तो रूल आउट करनी है। कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जिनकी वजह से होता है, तो काउंसलिंग की कपल्स को बहुत ज़रूरत है, मेल काउंटर पार्ट को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। पहले तो उन्हें ये समझना है कि दिस इज़ नथिंग वेरी एबनॉर्मल, इसमें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड रिपीटेड थेरेपी एंड काउंसलिंग से आधे पेशेंट तो उसी से ठीक हो जाते हैं। एंड फिर उनको अगर कुछ मेडिकल डिसऑर्डर है, ड्रग्स हैं, तो उसका ऑल्टर करके एंड फिर थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंजेस तो जरूर करना। ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा जिम, टू मच एथलीट एंड ड्रिंक्स, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके तो टेक ए प्रॉपर एडवाइस सो दैट दे कैन इम्प्रूव दिस। मैम बॉयज ना आजकल इन सब चीज़ों के लिए टेडाफिल करके एक मेडिसिन आती है, उसको यूज़ करते हैं। तो थोड़ा आप मुझे बताइए, टेडाफिल जो है ये सेफ है कि ये सेफ नहीं है? टेडाफिल दी जा सकती है। बहुत सारी इसमें जो भी हम लोगों ने बात करी इसके कॉजेस के ऊपर, सो खाली मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंस इसमें नहीं होगी। लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड बिहेवियरल थेरेपी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द ट्रीटमेंट। एंड टेडाफिल तो है ड्रग जिसको प्रॉपर डोज में आजकल अलग अलग नामों से हर अलग अलग कंपनी, नामों से आती है, उसको दी जा सकती राइट, मतलब टेडाफिल इज अ सेफ ड्रग। है, सेफ ड्रग। मैम आजकल वुमेन मेंटल हेल्थ की बात थोड़ी बहुत होनी शुरू हो गई है, पहले इतनी नहीं होती थी। और मैं आपको हम लोगों का भी एक चाइल्डहुड से हम जो मीम्स या ये सब देख के आ रहे हैं, तो एक ये बड़ा मीम चल रहा है सोशल मीडिया पे कि यार वो अपने पीरियड्स पे है तो थोड़ा दूर हो जाओ, मतलब इसको लोग कॉमेडी में ले लेते हैं कि लड़की को गुस्सा आ सकता है, ये आ सकता है। तो थोड़ा मैम इस पे बताइए कि क्या वुमेन की बॉडीज में हार्मोनल चेंज की वजह से उनका मूड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटली कभी कभी बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा जो है महिलाओं में देखने को मिलती है। हार्मोनल चेंजेस, बॉडी में जो साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस होते हैं, that affects the mood changes also, especially in adolescent age and perimenopausal age, premenstrual syndrome हम लोग कहते हैं। सो उस समय इरिटेबिलिटी, थोड़ा गुस्सा आना जल्दी, मूड चेंजेस, ये सब कॉमन है। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हार्मोन्स। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा बिहेवियरल थेरेपी, थोड़ी मेडिसिन, थोड़े उससे मैनेज किया जा सकता है।
एंड प्रॉब्ली पूरी फैमिली को एंड विमेन हरसेल्फ को समझने की ज़रूरत है उस समय कि मे बी बिकॉज ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड थोड़ी इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, थोड़ी हैवीनेस ज़्यादा लग रही है, थोड़ा कंजेशन ज़्यादा लग रहा है. सो उस समय सेल्फ कंट्रोल एंड थोड़ी मेडिसिन्स, थोड़ी डाइट, इन सब चीज़ों से उसको कंट्रोल करके हेल्प करी जा सकती है. एंड मैम पीरियड्स में गर्ल्स क्या एक्सरसाइज ये सब कर सकती हैं जिम? यस, पीरियड में एक्सरसाइज मना नहीं होती है. पीरियड में एक्सरसाइज कर सकती हैं, पीरियड में चल फिर सकती हैं, पीरियड में पढ़ाई कर सकती हैं, खेल सकती हैं, सब कुछ करा जा सकता है. एंड व्हाट अबाउट मैम इंटीमेसी, अगर कोई? इंटीमेसी शुड बी अवॉइडेड बिकॉज उस समय हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो ब्लड चैनल्स होते हैं बहुत ओपन होते हैं, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं. मैम ब्रेस्ट कैंसर भी एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वुमेन्स के अंदर, तो क्या आपको कारण ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो करके आदमी इसको बचा सकता है, या फिर अगर किसी को होना है तो फिर वो होगा ही, ऐसा कुछ है? थोड़ा बताइए मैम. प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, प्रिवेंटिव ब्रेस्ट हेल्थ के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ एग्जामिनेशन. एज इज नो बार, ऑल्दो विद इंक्रीजिंग एज चांसेस ज़्यादा होते हैं. जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी फीमेल वंस इन ए मंथ शुड डू सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही सिंपल है. फ्लैट ऑफ द हैंड से दोनों ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करना है. एंड अगर कहीं भी आपको कुछ नोडुलैरिटी जिसको कहते हैं ना, कुछ नोड्यूल सा फील हो रहा है. नोड्यूल इन द सेंस में? नोड्यूल मतलब गांठ जिसको कहते हैं. अगर कुछ गांठ सी फील हो रही है, या आपको किसी भी ब्रेस्ट के एरिया में कुछ पकरिंग दिख रही है. पकरिंग को मतलब हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, खिंचाव सा लग रहा है, या कुछ निपल से कुछ एबनॉर्मल, नॉर्मली दे शुड नॉट बी एनी डिस्चार्ज, कुछ उसमें डिस्चार्ज आ रहा है, मे बी वाटरी डिस्चार्ज, मे बी वाइटिश और मिल्किश डिस्चार्ज, या फिर कुछ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये सब चीज़ें कुछ एबनॉर्मल हैं, या पेन हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो फिर वन शुड कम एंड कंसल्ट द डॉक्टर कि सो दैट प्रॉपर एग्जामिनेशन करा जा सके. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कुछ ऐसा है तो डॉक्टर के एग्जामिनेशन से सस्पेक्ट होता है, देन वी गो हेड विद अल्ट्रासोनोग्राफी एंड मैमोग्राफी. एंड अगर हम है कुछ अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो कंप्लीट क्योर हो जाती है. द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब इसको हम निग्लेक्ट करते हैं, वीमेन डू नॉट कम फॉरवर्ड एंड टेल दैट दे आर हैविंग एनी प्रॉब्लम. तो फिर बहुत, अगर कैंसर हो गया है तो फिर वो एडवांस स्टेज में अगर डायग्नोज हो रहा है तो फिर उसका हम क्योर पूरा नहीं कर सकते हैं. अर्ली स्टेज में अगर हम पकड़ेंगे तो फिर उसकी क्योर हो जाएगी. मैम एक और चीज़ इसी पे भी मैं आपसे पूछूंगा कि प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट टेस्ट क्या है आपके हिसाब से? जैसे जो आजकल आ रहे हैं, किट आती है, उसमें बहुत बार फेल या गलत भी आ जाता है, तो अगर आपको सजेस्ट करना हो कि यार ये एक टेस्ट है जो आप करा लो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, जिसको मतलब इतना नहीं पता है डॉक्टर पे या ऐसे, तो पता करने के लिए कोई बताइए मैम टेस्ट को. देखो, 2 टेस्ट होते हैं. एक तो यूरिन टेस्ट होता है, आजकल बहुत सारी किट्स आती हैं. 2 पिंक लाइन अगर हैं, 3-4 दिन आपने पीरियड मिस किया है, तो दैट टेल्स यू दैट प्रेगनेंसी इज देयर. फिर ब्लड टेस्ट होता है जिसमें बीटा एचसीजी वैल्यूज कराई जाती हैं. और अगर कंफर्मेशन के लिए बिल्कुल 100% कंफर्म होने की बात है तो फिर अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ेगा. उसमें अगर हमें बच्चे की फिगर दिख रही है, बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, देन 100%. सो बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट तो अल्ट्रासाउंड देता है. मैम अब आपसे मैं अगर मैं ये पूछूं कि गाइनीज से रिलेटेड 3 मिसकंसेप्शन आपको बताने जो लोगों के मन में है, और वो आपको बताने कि यार भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बताइए. ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है भाई. थोड़ा सोचिए. हाँ, 3 मिसकंसेप्शन. क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग गाइनीज को लेके बहुत सोशल मीडिया पे मीम बनते हैं आजकल, तो अलग अलग टाइप के मीम बन रहे हैं, और एक ये ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो बहुत ज्यादा यूज भी है, लोगों को काम भी आता है, तो थोड़ा ना इसके लिए घबराहट होती है कि यार वो गायनी के पास जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा मिसकंसेप्शन जो आपको लगता हो. भी देखो, एक तो ये मिसकंसेप्शन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि अगर हम जाएंगे तो जबरदस्ती हमारा सिजेरियन कर दिया जाएगा. ऐसा नहीं है. अगर इंडिकेशन है तभी सिजेरियन करा जाता है. अक्सर ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई अभी तक तो सब ठीक चल रहा था,
हमारी तो नॉर्मल लेबर भी शुरू हो गई थी, फिर भी 2 घंटे बाद कह दिया गया कि पैसा बनाने के। पैसा बनाने के लिए। हाँ। तो इस पे तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को एक चीज रिकमेंड करी थी कि दोनों के चार्जेस एक ही होना चाहिए, बल्कि नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस ज्यादा होना चाहिए, सो दैट जो पब्लिक में एक ये मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर इसलिए सिजेरियन कर रहे हैं कि मनी ज्यादा मिलेगा, ये खत्म हो जाए। क्योंकि नॉर्मल लेबर में आपको ज्यादा लेबर करनी पड़ती है, डॉक्टर को भी ज्यादा लेबर करनी पड़ती है, 24 घंटे उसको पेशेंट को वॉच करना पड़ता है। सो नॉर्मल लेबर इज मच मोर डिफिकल्ट। सो एक ये जो मिसकंसेप्शन है कि जबरदस्ती सिजेरियन कर दी जाएगा, वो खत्म हो जाए। दूसरा मिसकंसेप्शन अगर हम सोचें तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है। लोगों के दिमाग में आता है कि अगर हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हम डॉक्टर के पास गए तो सीधे वो कह देंगे आईवीएफ करवा लो। तो आईवीएफ करवाना सबके बस की बात नहीं है, हर डॉक्टर भी नहीं कर सकता है, दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड। फिर भी अगर कोई बता रहा है तो कुछ रीजन होगा उसका। एडवांस्ड एज जो अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि ओवा की स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके ओवा दिख ही नहीं रहे हैं अल्ट्रासाउंड में, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है नॉर्मल उसमें। तो इसलिए ये भी एक पहले ये समझना है कि क्यों बताया जा रहा है। एडवांस्ड एज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो ये तो मिसकंसेप्शन बहुत ही गलत है। तीसरा मिसकंसेप्शन ये है, कुछ भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हुई तो डॉक्टर सीधे बता देंगे कि भाई तुम्हारा यूट्रस निकालने की जरूरत है। तो ये भी ऐसा भी नहीं है। as far as I am concerned and most of the gynecologists are concerned, अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है तभी बताया जाएगा कि बच्चेदानी निकालने की जरूरत। अक्सर तो हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, डॉक्टर साहब हमने 4 लोगों को दिखाया था, सबने कहा है कि बच्चेदानी निकलवा दीजिए, आप कह रही है निकलवाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अननेसेसरली कोई नहीं कहेगा कि यूट्रस निकाल दिया जाए। इसीलिए लोग शायद एक जगह से दूसरी जगह कि शायद कोई कह दे कि निकालने की जरूरत है या नहीं। तो रोज हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हम 4 लोगों को दिखा चुके हैं, सबने कहा है निकाल दीजिए, अब आप भी देख के बता दीजिए। और हमने अगर उनसे कहा कि निकालने की जरूरत नहीं है तो फिर वो काफी डिस्कशन होता है कि नहीं नहीं उसने भी कहा था निकलना है, उसने भी कहा था। सो दिस इज अगेन ए वेरी डिबेटेबल इशू, बट ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि जबरदस्ती हिस्टेक्टमी कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। सो थैंक यू सो मच मैम, आप आपके बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाल के यहाँ पे आए और बहुत ही इंसाइटफुल एक कन्वर्सेशन रही, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। एंड आई होप जो भी इस पॉडकास्ट को देखे वो लोग भी काफ़ी कुछ समझेंगे, सीखेंगे। एंड मैं यही बोलना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैम, और आपसे मैं चाहूँगा आप लास्ट में बोलें कि जो भी लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही हैं, थोड़ा सा आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें या कोई भी कोई बात कहना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। सो मैं विमेन हेल्थ के ऊपर यही कहना चाहूँगी इन जनरल कि एक तो सारी वीमेन को अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए कैरियर के साथ। प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी या एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इन सबको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और समय से पहले आके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें जिससे कि आपको सही एडवाइस मिल सके। एंड थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंजेस आजकल के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। स्ट्रेस कह देना कि कम करो is very easy, but I think by practice it can be decreased. So this is all I want to say. Thank you so much, ma'am.